भगत सिंह ये नाम सुनते ही अक्सर एक जोशीले नौजवान क्रांतिकारी की तस्वीर आंखों के सामने आती है ना? हाँ बिल्कुल। पिस्तौल, इंकलाब जिंदाबाद के नारे। हाँ बिल्कुल, लेकिन भगत सिंह सिर्फ वो तस्वीर ही नहीं थे, वो एक बहुत गहरे विचारक भी थे। और आज हम शायद उसी पहलू पर ज्यादा ध्यान देंगे। हाँ, क्योंकि आज हम उनके लिखे दस्तावेजों, उनके खतों, उनके लेखों की मदद से उनके विचारों की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। सही कहा। हमारे पास कई अहम स्रोत हैं, जैसे बम का दर्शन है, नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन मतलब HSRA की घोषणा पत्र हैं। हाँ, फिर उनकी वो मशहूर जेल नोटबुक। हाँ, जेल नोटबुक। और जाहिर है उनका वो बहुत चर्चित लेख, मैं नास्तिक क्यों हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो इन सब चीजों से गुजरना जरूरी है। तो आज की हमारे ये जो पड़ताल है, इसका मकसद ही यही है कि इन स्रोतों में थोड़ा गहराई से उतरा जाए, समझा जाए कि भगत सिंह की सोच कैसे बनी, क्रांति से उनका मतलब क्या था, गांधी जी से उनके क्या मतभेद थे, क्यों थे, और समाजवाद पर, नास्तिकता पर, सामाजिक बराबरी पर उनके क्या विचार थे, ये सब जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शायद उस घटना से शुरू करना ठीक रहेगा जिसने क्रांतिकारियों और गांधी जी के बीच की जो दूरी थी उसे और साफ कर दिया। हाँ, आप बात कर रही हैं 23 दिसंबर 1929 की घटना की, जब वाइसराय इरविन की स्पेशल ट्रेन को उड़ाने की कोशिश हुई थी। कोशिश नाकाम रही थी वैसे। हाँ, और इस पर गांधी जी की प्रतिक्रिया बहुत सख्त थी। बहुत ज्यादा। उन्होंने अपने लेख बम की पूजा में न सिर्फ इसकी कड़ी निंदा की, बल्कि मतलब वाइसराय को तो देश का शुभचिंतक बता दिया और क्रांतिकारियों को कह दिया कि ये लोग आजादी के रास्ते में रोड़ा हैं। आजादी के रास्ते में रोड़ा, ये तो मतलब उन लोगों के लिए जो जान हथेली पर लेकर घूम रहे थे, बहुत चुभने वाली बात रही होगी। जाहिर सी बात है। और इसी के जवाब में फिर HSRA की तरफ से एक दस्तावेज आया, बम का दर्शन। अच्छा, बम का दर्शन, ये किसने लिखा था? लिखा तो इसे भगवती चरण बोरा ने था, लेकिन ये माना जाता है कि जेल में भगत सिंह ने ही इसका अंतिम मसौदा तैयार करने में मदद की थी, या शायद वही मुख्य थे। इसका मकसद एकदम साफ था, जो गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं क्रांतिकारियों के बारे में, उन्हें दूर करना, उनके असली इरादे, उनके आदर्श वो लोगों के सामने रखना। तो इस दस्तावेज में गांधी जी की बातों का जवाब कैसे दिया गया, क्या तर्क दिए गए? उसमें सीधे सीधे गांधी जी की समझ पर ही सवाल उठाया गया था। लेख में कहा गया कि भाई, आप सिर्फ मंच से भाषण देकर आम आदमी को नहीं समझ सकते। क्या आपने कभी किसी गांव के किसान के साथ बैठकर उसके साथ अलाव तापते हुए उसकी मुश्किलें जानी, या किसी फैक्ट्री में मजदूर के साथ वक्त बिताकर उसके हालात समझे? क्रांतिकारियों का दावा था कि हमने ये किया है, इसलिए हम जमीनी हकीकत को, आम आदमी को बेहतर जानते हैं। और जो अहिंसा का सिद्धांत था गांधी जी का, खासतौर पे वो शत्रु से प्रेम वाली बात, उस पर क्या कहा? उसे तो क्रांतिकारियों ने ही पूरी तरह से अव्यवहारिक माना, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है। उनका तर्क था कि दुनिया का सीधा सा नियम है, दोस्त से दोस्ती रखो, प्यार करो, दुश्मन से कोई वास्ता मत रखो। उनका यह भी मानना था कि ये जो आध्यात्मिक बातें हैं ना, ये आम हिंदुस्तानी की समझ से थोड़ी परे हैं, और ये वो अपने तजुर्बे से कह रहे थे। उनका कहना था कि अहिंसा के जरिए आजादी हासिल करने की कोशिश करना ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक प्रयोग जैसा है, जबकि आजादी तो देश के लिए जीने मरने का सवाल है, राष्ट्र का प्राण है। ये तो सोच का एक बुनियादी फर्क दिखता है। गांधी जी शायद साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर जोर देते थे, और क्रांतिकारी शायद नतीजों पर ज्यादा केंद्रित थे। हाँ, कह सकते हैं। बम का दर्शन में ये तर्क भी दिया गया कि सोचिए, अगर उस हमले में वाइसराय घायल हो जाता या मारा जाता तो क्या होता। सरकार और राजनीतिक दलों के बीच जो बातचीत चल रही थी वो रुक जाती, और इससे शायद देश का भला ही होता। अच्छा, भला कैसे होता? क्रांतिकारियों को लगता था कि साइमन कमीशन के विरोध के टाइम पर जो एक राष्ट्रीय एकता बनी थी ना, उसे गांधी और नेहरू की राजनीतिक चालों ने पहले कमजोर किया, और फिर इरविन ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। तो अगर इरविन हट जाता तो शायद वो एकता फिर से बन सकती थी, या सरकार पर दबाव बढ़ता। मतलब वो उस समय की कांग्रेस की राजनीति से भी कुछ खास खुश नहीं थे। मिला जुला रवैया था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खारिज कर दिया हो। वो मानते थे कि हाँ, कांग्रेस ने लोगों को जगाने का, उनमें चेतना लाने का बहुत जरूरी काम किया है, लेकिन साथ ही कांग्रेस के कुछ नेताओं की वो आलोचना भी करते थे। जैसे सेन गुप्ता थे, जो कह रहे थे कि ट्रेन उड़ाने की कोशिश के पीछे खुफिया विभाग का हाथ है, या अंसारी थे, जो कह रहे थे कि भाई, बम से किसी देश को आजादी नहीं मिली है। क्रांतिकारियों को ये बातें ठीक नहीं लगती थी। उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस ये अहिंसा की जिद या सनक, जैसा उन्होंने लिखा, उसे छोड़कर पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य के लिए क्रांतिकारियों के साथ आएगी। और जब गांधी जी ने लोगों से कहा कि क्रांतिकारियों का साथ मत दो,
उसका क्या जवाब दिया गया? तो लेख में जवाब दिया गया कि देखिए, क्रांतिकारी कोई तालियों या तारीफ के लिए अपनी जान नहीं देते। वो तो अपने ज़मीर की आवाज़ सुनकर अपनी आत्मा की प्रेरणा से इस मुश्किल रास्ते पर चलते हैं। उनके लिए स्वतंत्रता देश की सांस की तरह है। किसी विदेशी झंडे या बादशाह के आगे सिर झुकाना उन्हें गवारा नहीं। तो ये टकराव तो साफ है, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, भगत सिंह सिर्फ एक्शन या प्रतिक्रिया तक ही सीमित नहीं थे। उनकी अपनी एक वैचारिक यात्रा चल रही थी। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। HSRA के नाम में वो सोशलिस्ट शब्द सिर्फ दिखाने के लिए नहीं जोड़ा गया था। भगत सिंह और उनके जो करीबी साथी थे, वो बाकायदा वैज्ञानिक समाजवाद का अध्ययन कर रहे थे। वैज्ञानिक समाजवाद मतलब मार्क्सवादी विचारधारा। हाँ, मार्क्स के विचारों पर आधारित समाजवाद, जो समाज का एक वैज्ञानिक विश्लेषण करता है, आर्थिक बराबरी पर जोर देता है। वो लोग किसानों और मजदूरों के बड़े संगठन बनाने की योजना बना रहे थे। ये एक ऐसा पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है जब हम भगत सिंह को सिर्फ एक शहीद के रूप में देखते हैं। और आपने उनकी जेल नोटबुक का जिक्र किया था, वो शायद उनके इस वैचारिक सफर का एक अहम सबूत है। मैंने सुना है वो कई साल तक मिली ही नहीं थी। हाँ, वो नोटबुक उन्हें जेल में मिली थी 12 सितंबर 1929 को, लेकिन कई सालों तक वो एक तरह से गुमनाम ही रही। बाद में फिर भूपेंद्र हुजा, एक रूसी विद्वान थे मित्रोखिन, और सत्यम वर्मा जैसे कुछ लोगों की कोशिशों से वो सामने आई, प्रकाशित हुई। उसमें क्या है खास? उसमें उनके नोट्स हैं। जो कुछ वो पढ़ रहे थे, दुनिया भर के विचारक, लेखक, अलग अलग देशों की क्रांतियां, उन सब के नोट्स हैं। उससे पता चलता है कि जेल के अंदर भी उनका अध्ययन कितनी गहराई से चल रहा था। वो लगातार अपने विचारों को विकसित कर रहे थे। क्या उस नोटबुक से या उनके बाद के लेखों से गांधीवाद पर उनकी सोच में कुछ बदलाव भी नजर आता है? हाँ, एक दिलचस्प बात है। 2 फरवरी 1931 का उनका एक लेख है। उससे ऐसा लगता है कि वो गांधीवाद का एक ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन, मतलब वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन भी करने लगे थे। वो ये मान रहे थे कि क्योंकि गांधीवाद भी जनता की भागीदारी, जन कार्रवाई पर जोर देता है, इसलिए वो क्रांतिकारी विचारों के कहीं ना कहीं करीब आने की कोशिश करता है। भले ही भगत सिंह को उसके तरीके या उसकी फिलॉसफी आम लोगों के लिए बहुत असरदार ना लगती हो। विचारों की बात चली रही है, तो उनका वो लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ, हाँ, वो तो बहुत ही ज्यादा पढ़ा और डिस्कस किया जाता है। उन्होंने ये क्यों लिखा था, क्या मकसद था? हाँ, वो लेख उन्होंने जेल में ही लिखा था। हुआ ये था कि उनके कुछ साथी या शायद कुछ बुजुर्ग नेता कहने लगे थे कि ये लड़का शायद मौत के डर से या फिर इतनी शोहरत मिल गई है तो अहंकार में भगवान को मानने से इनकार करने लगा है। अच्छा, ये आरोप लगाया गया उन पे। हाँ, तो भगत सिंह ने उसी के जवाब में ये लेख लिखा और उन्होंने इन दोनों बातों का जोरदार खंडन किया। उनके लिए नास्तिकता सिर्फ ईश्वर को नकारना नहीं थी, ये उनके क्रांतिकारी बनने की जो पूरी प्रक्रिया थी उसका एक जरूरी, एक स्वाभाविक हिस्सा था। ये कैसे, मतलब नास्तिकता और क्रांति का क्या कनेक्शन देखा उन्होंने? देखिए, भगत सिंह का जो मूल जोर था वो तर्क पर था, स्वतंत्र सोच पर था। वो सवाल उठाते थे, वो पूछते थे कि अगर एक ईश्वर है जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है, सब कुछ कर सकता है, सर्वशक्तिमान है, तो फिर उसने ये दुनिया ऐसी क्यों बनाई? इतनी दुख तकलीफ, इतनी नाइंसाफी, गैर बराबरी, ये सब क्यों है? क्या ये सब देखना उसका कोई शौक है? उन्होंने तुलना की रोम के बादशाह नीरो से कि जब रोम जल रहा था तो वो बांसुरी बजा रहा था, या चंगेज खान से जिसने हजारों कत्ल करके मजा लिया। वो पूछते हैं कि ऐसे बेरहम, ऐसे निष्ठुर ईश्वर को हम कैसे सही ठहरा सकते हैं? ये उनका मूल तर्क था। तो फिर उनके हिसाब से ये ईश्वर का विचार आया कहाँ से? इंसान ने क्यों माना ईश्वर को? उनका मानना था कि इंसान ने अपनी कमजोरियों को, अपनी सीमाओं को महसूस किया। जब वो मुश्किलों में घिरा तो उसे एक सहारे की जरूरत महसूस हुई, और जब उसके पास सुख आया, ताकत आई, तो वो बेलगाम ना हो जाए, इसके लिए एक कंट्रोल करने वाली शक्ति के रूप में उसने ईश्वर की कल्पना कर ली। ये एक तरह से इंसान की जरूरत और शायद उसकी कमजोरी की उपज थी। और धर्म के बारे में उनके क्या विचार थे? क्योंकि नास्तिकता और धर्म को अक्सर जोड़कर देखा जाता है। हाँ, धर्म पर भी उनके विचार बड़े साफ थे। उन्होंने धर्म के 3 हिस्से बताए। पहला, वो जरूरी नैतिक बातें जो लगभग हर धर्म सिखाता है, सच बोलो, हिंसा मत करो, सबसे प्यार करो, चोरी न करो, गरीबों की मदद करो वगैरह। ठीक है। दूसरा हिस्सा था दर्शन, फिलॉसफी, मतलब दुनिया कैसे बनी, आत्मा क्या है, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म, ये सारे सिद्धांत। और तीसरा हिस्सा था रस्मो रिवाज, कर्मकांड। तो इन तीनों हिस्सों पर उनकी राय क्या थी?
पहला हिस्सा यानी नैतिक बातें, उसे वो मानते थे कि हाँ ये ज़रूरी हैं और सब धर्मों में मिलती जुलती हैं। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है दर्शन, उसे वो मानते थे कि ये इंसान की कमजोरी का नतीजा है। जब इंसान चीज़ों को अपनी बुद्धि से समझ नहीं पाता तो वो फिर अटकलें लगाता है, कल्पना करता है और सिद्धांत गढ़ लेता है। और यहीं से शायद कट्टरता भी आती है। बिल्कुल। उनका मानना था कि इन्हीं अलग अलग दर्शनों पर जब लोग कट्टर हो जाते हैं तो वही आपसी लड़ाई झगड़ों की जड़ बनती हैं, क्योंकि तब लोग अपनी सोचने समझने की शक्ति पर ताला लगा देते हैं। बस मान लेते हैं कि जो हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है वही सच है। और तीसरा हिस्सा रस्मो रिवाज, उसे वो अक्सर पाखंड या दिखावा मानते थे। इसीलिए शायद उन्होंने आलोचना और स्वतंत्र विचार को इतना जरूरी बताए क्रांतिकारी के लिए। हाँ बिल्कुल, उन्होंने लिखा भी है ये कि आलोचना और स्वतंत्र विचार एक क्रांतिकारी के दो अनिवार्य गुण हैं। वो यथार्थवादी थे, रैशनलिस्ट थे। वो चाहते थे कि इंसान अपनी बुद्धि, अपने तर्क के सहारे आगे बढ़े, अंधविश्वास और रहस्यवाद के चक्कर से बाहर निकले। तर्क ही उनका सबसे बड़ा मार्गदर्शक था। ये जानना आज के समय में शायद और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि भगत सिंह के नाम का इस्तेमाल कई बार ऐसी ताकतें भी करती हैं जिनकी विचारधारा शायद उनके विचारों से बिल्कुल मेल नहीं खाती। हाँ, ये विडंबना है। कुछ प्रतिक्रियावादी, कुछ सांप्रदायिक ताकतें उनके नाम का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए करने की कोशिश करते हैं, जबकि भगत सिंह के विचार तो सांप्रदायिकता और हर तरह की धार्मिक कट्टरता के सख्त खिलाफ थे। उनका समाजवाद, उनकी धर्मनिरपेक्षता, उनका तर्कवाद, ये सब आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। राजनीतिक और धार्मिक विचारों से आगे बढ़कर क्या भगत सिंह ने उस समय के जो सामाजिक मुद्दे थे उन पर भी अपनी राय रखी, जैसे छुआछूत की समस्या थी उस वक्त? हाँ बिल्कुल। जैसा मैंने कहा, भगत सिंह सिर्फ राजनीतिक आज़ादी की बात नहीं कर रहे थे, वो एक मुकम्मल क्रांति चाहते थे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और छुआछूत पर उन्होंने बहुत गंभीरता से लिखा। अछूत समस्या नाम से उनका एक लेख है जिसमें उन्होंने तथाकथित ऊंची जातियों को बहुत बुरी तरह लताड़ा है। क्या कहा उन्होंने उस लेख में? उन्होंने साफ साफ सवाल पूछा कि भाई, तुम लोग जो अपने ही देश के करोड़ों इंसानों को जानवर से भी बदतर समझते हो, उन्हें कुएं से पानी नहीं लेने देते, स्कूल में घुसने नहीं देते, मंदिर में जाने नहीं देते, तुम्हें अपने लिए ज्यादा राजनीतिक अधिकार मांगने का क्या नैतिक हक है? ये कैसा दुगलापन है? बहुत तीखा सवाल था ये तो। हाँ, और फिर उन्होंने सीधे अछूत कहे जाने वाले लोगों को संबोधित किया, उन्हें जगाने की कोशिश की। उनसे क्या कहा? उन्होंने लिखा, बुठो अछूत कहलाने वाले असली जनसेवकों तथा भाइयों, उठो, अपना इतिहास देखो। गुरु गोविंद सिंह की फौज की असली शक्ति तुम ही थे। शिवाजी तुम्हारे भरोसे पर ही सब कुछ कर सके। तुम्हारी कुर्बानियां सोने के अक्षरों में लिखी हुई हैं। ये एक तरह से उनके आत्मसम्मान को जगाने की, उनके गौरवशाली अतीत को याद दिलाने की कोशिश थी। सिर्फ याद दिलाना या कुछ करने के लिए भी कहा? नहीं, सिर्फ याद दिलाना नहीं। उन्होंने कहा कि संगठित हो, अपने पैरों पर खड़े हो और पूरे समाज को चुनौती दो। लेकिन साथ ही उन्होंने आगाह भी किया। उन्होंने कहा कि देखो, ये जो नौकरशाही है या ये विदेशी सरकार है, इनके बहकावे में मत आना। ये तुम्हें फुसलाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी गरीबी और तुम्हारी गुलामी के असली जिम्मेदार तो यही पूंजीवादी और नौकरशाही ताकतें हैं। उन्होंने कहा कि तुम सामाजिक आंदोलन खड़ा करो, उससे क्रांति पैदा होगी, और फिर राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए भी कमर कसो। उन्होंने उन्हें देश का मुख्य आधार कहा, सोए हुए शेर कहा। ये दिखाता है कि उनकी क्रांति की जो कल्पना थी वो कितनी व्यापक थी। सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं, बल्कि पूरे समाज को बदलना। बिल्कुल, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों मोर्चों पर बदलाव। और जाहिर है वो इस रास्ते पर अकेले तो नहीं थे। उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिल रही थी? कौन थे उनके आदर्श? नहीं, अकेले बिल्कुल नहीं थे। वो क्रांतिकारियों की एक लंबी और गौरवशाली परंपरा का हिस्सा थे। उनके दस्तावेजों में हमें गदर पार्टी का जिक्र मिलता है। गदर पार्टी जो विदेशों में सक्रिय थी। हाँ, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में भारतीय प्रवासियों ने ये पार्टी बनाई थी। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए विदेशों में रहकर जबरदस्त काम किया। पैसा इकट्ठा किया, हथियार जमा करने की कोशिश की, नौजवानों को तैयार किया, भारत में क्रांति के लिए लोगों को भेजा। उनका वैचारिक काम भी बहुत महत्वपूर्ण था। और भारत के अंदर भी तो कई क्रांतिकारी शहीद हुए थे जिनका जिक्र आता है। जरूर। काकोरी कांड के जो शहीद थे, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह और उनके साथी उन्हें अपना नायक मानते थे, उनकी बहादुरी को सलाम करते थे। अशफाकुल्ला खान ने तो फांसी से पहले संदेश भी दिया था कि देखो, हमारा मकसद कोई आतंकवाद फैलाना नहीं है, हम तो पूरे देश में क्रांति चाहते हैं। हाँ, और करतार सिंह सराबा का भी जिक्र आता है अक्सर। बहुत कम उम्र में शहीद हो गए थे वो। हाँ, करतार सिंह सराबा।
महज 19 साल की उम्र थी उनकी जब वो अमेरिका में गदर आंदोलन से जुड़े फिर भारत आए और पकड़े गए। फांसी पर चढ़ते वक्त भी कहते हैं, उन्होंने कहा था कि मैं बार बार जन्म लेकर अपने देश की आज़ादी तक फांसी पर लटकना चाहूंगा। आप सोचिए क्या जज्बा रहा होगा। अविश्वसनीय। क्या भगत सिंह और उनके साथी सिर्फ भारतीय क्रांतिकारियों से ही प्रेरित थे या दुनिया में जो दूसरे आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे उन पर भी उनकी नज़र थी? नज़र थी और गहरी नज़र थी। वो आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। आयरिश क्रांतिकारियों के संघर्षों से वो सीख रहे थे। अच्छा, इसका कोई सबूत मिलता है? हाँ, उनकी जेल नोटबुक में और लेखों में डैन ब्रीन जैसे आयरिश क्रांतिकारियों का जिक्र है। डैन ब्रीन की एक किताब थी माई फाइट फॉर आयरिश फ्रीडम, उसका उन्होंने अध्ययन किया था। तो ये साफ पता चलता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलनों से भी लगातार सीख रहे थे, प्रेरणा ले रहे थे। तो ये सब अध्ययन, ये सारी प्रेरणा, दूसरे देशों के अनुभव, क्या ये सिर्फ विचारों और बहसों तक ही सीमित था या क्रांति का कोई ठोस कार्यक्रम बनाने की भी कोशिश हो रही थी? नहीं, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थी। भगत सिंह और उनके साथी बाकायदा क्रांति के लिए एक ठोस कार्यक्रम का मसौदा तैयार कर रहे थे, एक ड्राफ्ट प्रोग्राम जिसपे पार्टी के अंदर बहस हो सके, चर्चा हो सके। उस मसौदे में क्या मुख्य बातें थीं? क्या रूपरेखा थी? उसमें क्रांति के 3 जरूरी हिस्से बताए गए थे। पहला, मंजिल क्या है? मंजिल थी समाजवादी क्रांति। लेकिन उसके लिए पहले राजनीतिक क्रांति जरूरी थी, यानी अंग्रेजों से सत्ता छीनना। ठीक है, मंजिल हो गई। दूसरा था आधार। इस क्रांति का आधार कौन बनेगा, कौन इसे आगे बढ़ाएगा? जवाब था किसान और मजदूर, जनता। और तीसरा था तरीका, कार्यरूप, यानी काम कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए जनता के बीच संगठन बनाना, प्रचार करना, गुप्त रूप से भी काम करना और खुले तौर पर भी गतिविधियां चलाना, ये सब उसमें शामिल था। ये सोच फिर उस समय की कांग्रेस की कार्यप्रणाली से काफी अलग लगती है। हाँ, बिल्कुल अलग थी। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना भी की इसी बात पर कि उनमें किसानों और मजदूरों को साथ लेकर चलने की, उन्हें संगठित करने की हिम्मत नहीं है। उनका मकसद तो बस अंग्रेजों से किसी न किसी तरह का समझौता कर लेना है। इसीलिए भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद नारे को सिर्फ जोर जोर से चिल्लाने की चीज नहीं मानते थे। वो कहते थे इसे पूरी गंभीरता से सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए, इसका एक मतलब है। तो उनका अंतिम लक्ष्य क्या था? मान लीजिए राजनीतिक आजादी मिल गई, अंग्रेज चले गए, फिर क्या? उनका मानना था कि राजनीतिक क्रांति के बाद सत्ता क्रांतिकारी पार्टी के हाथों में आनी चाहिए। एक ऐसी पार्टी जो किसानों मजदूरों का प्रतिनिधित्व करती हो, और ये पार्टी फिर पूरी ताकत और ईमानदारी से समाज को समाजवाद की दिशा में आगे ले जाने का काम करेगी। कुछ वैसा ही जैसा वो उस समय रूस में होता हुआ देख रहे थे या समझ रहे थे। तो अगर हम इन सभी दस्तावेजों, लेखों, विचारों को एक साथ रख के देखें तो भगत सिंह की जो तस्वीर उभरती है वो उस आम छवि से काफी अलग है। सिर्फ एक जोशीला, दिलेर शहीद नहीं, बल्कि एक बहुत ही गंभीर, बहुत पढ़ने लिखने वाले विचारक, एक समाजवादी। समाज और धर्म की जो पुरानी सड़ी गली मान्यताएं थीं, उन पर तीखे, तर्कपूर्ण सवाल उठाने वाले आलोचक और भविष्य का एक नक्शा देखने वाले एक दूरदर्शी नेता की तस्वीर उभरती है। हाँ, उनकी विरासत सिर्फ साम्राज्यवाद के विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि समाजवाद की स्थापना, धर्मनिरपेक्षता, तर्कवाद की अहमियत और जनता, खासकर किसानों और मजदूरों पर आधारित क्रांति के विचारों में निहित है। बिल्कुल, उन्होंने व्यक्तिगत बलिदान को तो महत्व दिया ही, लेकिन उसके साथ साथ वैचारिक स्पष्टता और जन संगठन, लोगों को साथ लाने पर भी उतना ही जोर दिया। उन्होंने खुद ही लिखा था, और ये बात शायद उनके पूरे चिंतन का सार है, आलोचना और स्वतंत्र विचार एक क्रांतिकारी के 2 अनिवार्य गुण हैं। सही कहा, और यही बात शायद आज हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? हाँ। कि आज के दौर में जब हम चारों तरफ से इतनी सूचनाओं, इतने अलग अलग विचारों, सही गलत खबरों से घिरे हुए हैं, तब ये 2 गुण, हर चीज को आलोचनात्मक नजर से देखना और अपनी एक स्वतंत्र सोच बनाए रखना, ये कितने जरूरी हैं और शायद उतने ही मुश्किल भी होते जा रहे हैं। तो भगत सिंह के विचार, उनका जीवन, क्या वो आज भी हमें अपने समय की इन उलझनों को समझने और शायद उन्हें बदलने के लिए कोई रास्ता दिखा सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है, और शायद यही सवाल है जो उनके दस्तावेज, उनके विरासत आज हमारे लिए छोड़ जाती है, सोचने के लिए, मनन करने के लिए।